तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गंगा नदी प्रणाली के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। और इसके पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने सिंधु जल तंत्र के बारे में, सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है एक्स्ट्रा, जो हम कंक्लूज़न करेंगे बाद में जब तीनों नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि सिंधु हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो फिर लास्ट में हम उसे देखेंगे। ठीक है। तो गंगा नदी सिस्टम क्या है या गंगा नदी प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। एक एक चीज़ों को देखते चलते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि जो गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार जो है वहाँ पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि गंगोत्री हिमनद द्वारा पोषित होता है और उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो गंगा का उद्गम है, जो गंगा का उद्गम है वो क्या है? गंगोत्री हिमानी है। गंगोत्री हिमानी है, या हिमनद इसे हम कह सकते हैं, या इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर से निकलता है, तो याद रखेंगे गंगोत्री हिमानी से निकलता है। और अगर इसे और भी अच्छे से हम डिफाइन करें तो ये गंगोत्री हिमानी, अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे, उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उत्तरकाशी जिला। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है गंगोत्री हिमानी, और वहीं से ये निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और आता है गोमुख के निकट। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गोमुख क्या है वहाँ पर। तो आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक ग्लेशियर इस तरीके का बना है कि वो गाय के मुख की तरह लगता है। ठीक है, गाय के मुंह की तरह वो थोड़ा आपको देखने पे लगेगा कुछ इस तरह। शायद ये चेहरा थोड़ा खराब बन गया, कोई बात नहीं। तो वो गाय के मुंह की तरह लगता है, तो इसीलिए गोमुख हिमानी भी कहा जाता है। और गोमुख हिमानी के पास ही गंगोत्री हिमानी है। कभी कभी एग्जाम में क्या गंगोत्री ना दे करके गोमुख ही दे दिया जाता है, तो दोनों आप याद रखोगे। ठीक है। तो जब ये धारा निकलती है ना, तो उसे हम गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भागीरथी के नाम से जानते हैं। अब भागीरथी जब आगे चलती है, जैसे ये हमारा गोमुख हिमानी है, यहाँ से निकल गई, अब ये आगे चलेगी, तो आगे चलने के टाइम पे यहाँ पर एक प्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग मतलब एक स्थान है, उत्तराखंड में ही एक स्थान है जहाँ पर भागीरथी में आकर के एक दूसरी नदी, ठीक है, दो नदियों का यहाँ पर मिलती हैं। अलकनंदा, वो दूसरी नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा। तो ये दोनों नदियाँ मिल करके क्या करती हैं? एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे गंगा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? गंगा नाम से जाना जाता है। और गंगा पहली बार हरिद्वार में पहाड़ों से उतर करके मैदानी भाग में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए गंगा का जो सबसे शुद्ध जल माना जाता है वो कहाँ पर मिलता है? हरिद्वार में मिलता है। लोग बोलते हैं ना, हरिद्वार से जल लाया गया है। ठीक है, तो हरिद्वार का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गंदा पानी, जो हम कह सकते हैं जो हमारे सीवेज होते हैं, उसके कोई भी पानी यहाँ पर जोड़ा नहीं गया रहता है। ठीक है, तो गंगा सबसे पहले कहाँ पर मैदानी भागों में उतरती है? हरिद्वार में उतरती है। और किन दो नदियों के मिलने से ये गंगा बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ये गंगा बनती है। जिस जगह पर ये मिलती है उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में बन चुका है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखोगे आप लोग कि हरिद्वार में पहली बार ये ज़मीन पर उतर रही है, और जब ये यूपी में आती है, ठीक है, यूपी अगर इस तरह का बना हुआ है और यूपी में जिस जगह से ये प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे बिजनौर जिला है। कौन सा जिला है? बिजनौर जिला है, जहाँ पर यूपी में ये पहली बार क्या करती है?
प्रवेश करती है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप यूपी के एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी जो नदियां हैं, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जिसे हम सहायक नदियां के नाम से जानते हैं। तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें ना, तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, ये ऐसी नदियां हैं जो एक कह सकते हैं बड़ी नदियों के तौर पे भी गिनी जाती हैं, और ये हिमालय से एक तरीके से देखें तो गंडक भी कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। यमुना कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। इनके पास पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। पहले तो आप ये 4 नाम नोट डाउन कर लोगे आप, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अभी इसके बारे में और भी हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है गंगा की सहायक, वो है यमुना। गंगा की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना है। यमुना जो है ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, और ये गंगा के समानांतर बहती है। समानांतर बहने का मतलब ये गंगा आ रही है तो गंगा के एक बराबर ही ये बहते हुए आती है, और फिर दाहिने तरफ से कहाँ से आएगी? दाहिने तरफ से। ये इसका दाहिना होगा क्योंकि गंगा इस तरह से बहते हुए जाएगी ना, इस तरीके से फ्लो होगा, तो ये दाहिने तरफ से आकर के गंगा से मिल जाती है, और जिस जगह पे मिलती है वो कौन सा जगह है? इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पर आकर के मिलेगी? इलाहाबाद में मिलेगी, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में आकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में बनता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो गंगा से दाहिने तरफ से मिलती है। ठीक है, यानी कि किस साइड से मिल रही है? राइट साइड से मिलेगी। ठीक है, राइट साइड से आकर के गंगा से मिलती है, और जिस जगह पे मिलती है वो कौन सा जगह है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये भी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदियां इनमें से हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो सामने आपके नाम लिखा गया है, आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझेंगे गंगा की कुछ चीज़ों को, फिर हम आगे की स्लाइड में चलेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमने आपको बताया। अच्छा, सबसे पहले आप जानो कि उत्तराखंड में हम 5 प्रयाग की बातें करते हैं। ठीक है, ठीक, कितने प्रयाग की बात करेंगे? 5 प्रयाग की बात करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से 5 प्रयाग है? पहला तो हमने देखा था कि पहला देव प्रयाग है। पहला कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग है। ठीक है, चलिए, देवप्रयाग में हमने क्या पढ़ा? भागीरथी है और दूसरे साइड से अलकनंदा आ रही थी, अलकनंदा में मिल गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद 4 और प्रयाग होते हैं। कौन कौन से? तो आप नाम एक लाइन से चाहो तो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऊपर आओगे, देखोगे विष्णु प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, फिर क्या है? विष्णु प्रयाग के बाद अगर हम देखें तो नीचे दिया गया है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग दिया गया है? कर्ण प्रयाग दिया गया है। कर्ण प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग दिया गया है? रुद्र प्रयाग दिया गया है। ठीक है, रुद्र प्रयाग दिया गया है। अच्छा, सॉरी, ये 4 प्रयाग हम पढ़ेंगे, 5 प्रयाग नहीं, 4 प्रयाग होते हैं। ठीक है, 4 प्रयाग। 5वां प्रयाग तो प्रयागराज, इलाहाबाद ही है। ठीक है, तो 4 प्रयाग हमें पढ़ना है। 5वां नंद प्रयाग होता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंद प्रयाग आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो हम 4 ही पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप कहोगे तो लास्ट में मैं बता भी दूंगी कि 5वां प्रयाग कौन सा है। तो पहले तो 4 पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, इन 4 प्रयाग में ना एक चीज़ आपको कॉमन मिलने वाली है, एक नदी कॉमन मिलेगी जो है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा एक नदी आपको कॉमन मिलने वाली है, ये वाली। ठीक है, प्रयाग कोई भी नदी, जब 2 नदी एक जगह पर आकर के मिलेगी तो वहीं पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अलकनंदा
बद्रीनाथ आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का यहाँ पर मंदिर है। और यहीं से एक नदी होकर के आती है अलकनंदा। और अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी, ठीक है, अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर के मिलती है, और इन धौली गंगा जहाँ पर मिलेगी वो जो जगह रहेगा वो क्या रहेगा, विष्णु प्रयाग रहेगा। कौन सा प्रयाग रहेगा, विष्णु प्रयाग रहेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो विष्णु प्रयाग, इस तरीके से लिख लेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कहाँ, ये कौन सी नदी मिल रही है, तो यहाँ पर धौली गंगा हमें लिखना है। क्या लिखना है, धौली गंगा लिखना है। चूंकि यहाँ पर देखें तो अलकनंदा एक कॉमन नदी सब में होने वाली, तो अलकनंदा क्या होगी, सब में कॉमन होगी, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा आकर के मिलेंगे, विष्णु प्रयाग बनेगा, ठीक है। फिर यही अलकनंदा आगे आ रही है। अच्छा देखिए, धौली गंगा मिलने से ऐसा नहीं है कि अलकनंदा धौली गंगा हो जाएगा, नहीं, अलकनंदा हमेशा अलकनंदा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है अभी के टाइम पे, जब मतलब स्टार्टिंग में चल रही है तब। और हमने पढ़ा है कि जब बड़ी नदी में छोटी नदी मिल जाती है तो छोटी नदी के नाम से नहीं बल्कि बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो बड़ी नदी अलकनंदा है, ठीक है। आगे आ रहे हैं, तो आगे जब हम चलें तो यहाँ पर केदारनाथ पड़ेगा, भगवान शिव का मंदिर है। केदारनाथ में मंदाकिनी आती है। कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी आती है। तो अलकनंदा कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरी नदी आकर के मिलेगी जो अलकनंदा में, वो है मंदाकिनी। कौन सी नदी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, अब ये कौन सा प्रयाग बनाएगा, यहाँ पर बनेगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, अलकनंदा एक कॉमन नदी आ रही है फिर से, और एक दूसरी नदी आकर के इसमें मिल रही है पिंडार। कौन सी नदी मिल रही है, पिंडार नदी मिल रही है। और पिंडार नदी के मिलने से, अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर गलत ये दे रखा है, ठीक है, ये नाम उल्टा हो गया है। ये जो इमेज लगा हुआ है ना, इसमें नाम उल्टा दिया गया है, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको सही करा दे रही हूँ, एक मिनट आप वेट कर लो। देखिए, जब यहाँ पर पिंडार नदी मिलेगा, ठीक है, पिंडार, अच्छा पिंड जब हम देते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए जब पिंड देते हैं तो इसको आप याद कर सकते हो कर्ण से, ठीक है, कि कर्ण की मृत्यु जल्दी हो गई थी, ठीक है। और उनका एक तरीके से ये क्या होता है कि जब हमारे हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो ये प्रोसेस किया जाता है, तो आप यहाँ याद कर सकते हो। और मंदाकिनी भगवान शिव के नगर से निकल के आ रही है, केदार से निकल कर के आ रही है, ठीक है, भगवान शिव के नगरी से निकल कर के आ रही है मंदाकिनी। तो ये रुद्र प्रयाग बनाएगा। कौन सा प्रयाग बनाएगा, रुद्र प्रयाग बनाएगा। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी तो ये मिलेंगे रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा प्लस पिंडार तो ये मिलेंगे कर्णप्रयाग में। क्लियर है सबको। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिल रहे थे, ठीक है। और देव प्रयाग में क्या था, तो यहाँ पर आप लिख लोगे एक अलकनंदा हो गया और भागीरथी हो गया, अलकनंदा और भागीरथी हो गया। तो ये कौन सा जगह बनेगा, ये जगह बनेगा देव प्रयाग। ये कौन सा जगह बनेगा, देव प्रयाग बनेगा, ठीक है। तो 4 प्रयाग ये हो गया। 5वां प्रयाग मैंने बोला था कि बता देंगे, ठीक है। 5वां प्रयाग एक नंद प्रयाग बनता है, ठीक है, नंद प्रयाग बनता है, नंदाकिनी नदी आती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या होता है कि हमने बताया कि एक नदी तो यहाँ पर कॉमन होने वाली है। कौन सी नदी, अलकनंदा, तो अलकनंदा लिख लेंगे, अलकनंदा। और अलकनंदा के साथ एक नदी कौन सी मिल रही है, नंद प्रयाग बन रहा है तो नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलेगी, नंदाकिनी। ये बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत जो बड़ी किताबें पढ़े होंगे उनको पता होगा, या जो लोग वहाँ के लोकल से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। छोटी किताबें जो आपके मिलती हैं उसमें ये चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिंपली जो हमें सबसे ज़्यादा याद करके रखना है वो ये याद रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, और ये जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया जाएगा और अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, लिखा गया है वे नदियाँ जो हर साल उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्सों में बाढ़ लाती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ या गंगा एक ऐसी नदी है जो हर साल उत्तरी मैदान में क्या करती हैं, बाढ़ लाने का काम करती हैं, ठीक है। बाढ़ लाने से क्या होता है कि कुछ हाँ जीवन हमारा जो है वो थोड़ा नुकसान होता है, मतलब जो जानवर होंगे वो मर जाते हैं, जो आदमी होते हैं बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कृषि उपयोग के लिए ये मिट्टी जो होती है बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा एग्रीकल्चरल यूज़ होता है इन सॉइल का वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपली हमने क्या जाना कि अगर गंगा है और गंगा की सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकल रही हैं वो उत्तरी भारत में उत्तरी मैदान में बाढ़ लाने का काम करती हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ उत्तरी मैदान में बाढ़ लाती हैं, तो याद रखेंगे कि जो गंगा की सहायक नदी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं वो बाढ़ लाने का काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो बाढ़ कौन लाएंगी? जो गंगा की सहायक नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो लाती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की भी कुछ नदियाँ गंगा की सहायक हैं, कौन कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है। 3 नाम याद रखो, चंबल, बेतवा, सोन। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी आप यही जानिए, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से उगते हैं, मतलब ये अर्ध शुष्क क्षेत्र जो हम कह सकते हैं कि ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा अर्धशुष्क कहने का मतलब पानी की मात्रा उतना नहीं रहेगा, ऐसे जगह से इनका ये निकलती हैं ये नदियाँ, और ये बहुत छोटी नदियाँ होती हैं, ठीक है। कैसी नदियाँ होती हैं? छोटी नदी होती हैं और इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। जो हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पानी के साथ नहीं आती हैं, ठीक है। अभी इसको हम जानेंगे और ये आप चीज़ें नोट डाउन कर लो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में, नमामि गंगे परियोजना अक्सर पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है। चूँकि हम गंगे पकड़ करके तो जान जाते हैं कि ये गंगा से संबंधित है, लेकिन गंगा के किस चीज़ से ये संबंधित है? तो याद रखेंगे कि गंगा के प्रदूषण और संरक्षण, साथ में उसके कायाकल्प, कायाकल्प कहने का मतलब है कि उसे हम साफ सुथरा कर दे, सुंदर बना दे, ठीक है। इससे संबंधित है नमामि गंगे कार्यक्रम, और ये कब लाया गया था? ये 2014 में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था, ठीक है। बिल्कुल सुंदरीकरण हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आप याद रखिएगा कि इसे प्रदूषण मुक्त करने का एक काम था, ठीक है। प्रदूषण मुक्त करने का एक काम था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार हम गंगा की सहायक नदियों को फिर से हम देखेंगे, गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसे हम एक बार फिर से देखेंगे। तो एक साइड तो आप लिख लो कि हिमालय की जो सहायक नदियाँ हैं, और दूसरी ऐसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, ठीक है। गंगा की ऐसी सहायक नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो गंगा की सहायक नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में जो हिमालय से निकलती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन सी है? घग्गर है, ठीक है, घग्गर है, और क्या है? गंडक है, गंडक है, रामगंगा हो सकती है, रामगंगा हो सकती है, यमुना, यमुना नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो जो चंबल नदी है, चंबल, केन, सोन, टोन्स, ठीक है,
ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा पूछा जाता है, एक चीज़ हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी नदी दाहिने से मिलती है, कौन सी नदी बाएं से मिलती है। एक चीज़ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बाएं से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती हैं। तो याद रखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। ऊपर वाली लाइन में बना रही हूँ, जब गंगा इस तरीके से बहते हुई जा रही है तो हिमालय से सभी निकलने वाली नदियाँ कहाँ से मिलेंगी? बाएं साइड से मिलेंगी, सिर्फ यमुना को छोड़ करके। ठीक है, यमुना जो है सिर्फ यही दाएं तरफ से मिलेगी हिमालयी नदियों में। और अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां सभी दाएं से ही मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? दाएं से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो बाएं जा ही नहीं पाएंगी, किधर से जाएंगी? छोटी नदियां हैं, इतना लंबा घूम नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक नाम और याद कर लीजिए आप लोग, बेतवा। बेतवा भी क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा भी गंगा की सहायक नदी है। तो जितनी भी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं वो दाएं से मिलेंगी। हिमालय की नदियाँ सिर्फ यमुना को छोड़ करके, किसकी बात हम कर रहे हैं? यमुना को छोड़ करके बाकी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं? बाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार बता देंगे, ये घग्गर नहीं घाघरा, इसको करिएगा। ठीक है, घाघरा करिएगा, घग्गर घाघरा दो अलग अलग नदियां हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आध नाम मैं और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही हूँ। राम गंगा तो हो गया है, और शारदा। ठीक है, शारदा, इस चीज़ को याद रखेंगे, शारदा। ठीक है, ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और शारदा को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शारदा को किस नाम से जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसी को काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, काली गंगा के नाम से भी जानते हैं शारदा को ही। क्वेश्चन ये कभी कभी एग्ज़ाम में घुमा के पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो भूलेगा नहीं। दूसरी एक और नदी है कोसी। ठीक है, कोसी। कोसी जो है ये भी नेपाल की तरफ से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में ही है। तो कोसी कभी कभी भूल जाया करता है हमें, लेकिन याद रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो शायद सहायक नदियों वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कौन सी नदी दाएं से मिल रही है, कौन सी नदी बाएं से मिल रही है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाएंगे अपने आप अगर थोड़ी सी चीज़ों को पकड़ेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ से आएंगी, ये दाहिने तरफ से आएंगी, और हिमालयी नदियाँ सब बाएं से आती हैं, सिर्फ यमुना को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर और थोड़ी चीज़ों को देखेंगे गंगा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लिखा गया है, अपने दाहिने और बाएं तट की सहायक नदियों के जल से विस्तृत होकर के, मतलब जो गंगा नदी है ना, अपनी सहायक नदियों के साथ इतना ज़्यादा उसके पास पानी हो जाता है, तो ये जब आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज तक आने पर ये पूर्व की ओर बहती है। मतलब फरक्का बैराज तक ये कहाँ किस तरफ बहते हुए जा रही है? गंगा नदी जो है ये पूरब की तरफ बहते हुई जा रही है। लेकिन आगे फिर क्या होता है? यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, जो फरक्का बैराज है ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, और यहाँ से नदी जो है ये दो भागों में बट जाएगी। कितनी भागों में बटेगी? दो भागों में बट जाती है। ठीक है, कौन सी दो भागों में? अच्छा, जब निकली थी तब भी भागीरथी थी, अब यहाँ बट रही है तो दो भागों में बट रही है। एक भागीरथी होगी और एक क्या होगी? हुगली होगी। एक हुगली होगी और दूसरी क्या होगी? भागीरथी होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे, भागीरथी होगी। ठीक है, अब क्या होगा? डेल्टा के मैदानों से होते हुए दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में बहेगी। अब ये कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र में जुड़ती है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुख्य धारा कौन सी यहाँ पर है? तो मुख्य धारा जो है वो हुगली है। ठीक है, सॉरी, मुख्य धारा क्या है? भागीरथी है।
ठीक है, मुख्य धारा, क्योंकि भागीरथी के नाम से ही तो निकली थी, भागीरथी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे अपने माइंड में। और यही मुख्य धारा जो है ये कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी। और बांग्लादेश में जा कर के ये किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। अच्छा, अभी जब आगे आप पढ़ोगे ना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर उसे ब्रह्मपुत्र को मेघना नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तब फिर से अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। एक मिनट, अब इस तरीके से अगर ये फरक्का बैराज है, आप इस चीज़ को फरक्का बैराज समझो, ठीक है। फरक्का बैराज में क्या है, फरक्का बैराज कहाँ पड़ रहा है, हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बट रही है, भागीरथी और हुगली। हुगली क्या है, ये मुख्य धारा नहीं है, ये वितरिका है। वितरिका क्या होता है, नदी, मुख्य नदी का वो छोटा सा हिस्सा जो साइड से छोटी नदी के तौर पे निकल जाता है और वापस से उस नदी में नहीं मिलेगा, फिर से वो मुख्य धारा में नहीं मिलेगा। तो ये हुगली छोटी धारा में निकल करके पश्चिम बंगाल में ही इस तरह से फैलते हुए वो बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी। और मुख्य धारा जो भागीरथी है ये चली जाएगी बांग्लादेश में। कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है। और बांग्लादेश में ये किस नदी से मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर वो मेघना नाम से फिर जानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसको और अच्छे से जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब डिफाइन किया जाएगा, लेकिन आगे फिर इसी चीज़ को लिखा गया है कि आगे नीचे की ओर इसे मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानेंगे, ठीक है। और जब ये थोड़ा आगे आएगी तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेघना और फिर पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिशाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आप जान लो कि हुगली नदी को ही विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कोई रास्ता निश्चित नहीं है, ये वितरिका है, निकली तो किसी भी रास्ते ये फैलती चली जाती है, ठीक है, किसी भी रास्ते ये बहती हुई चली जाएगी। तो ये एक पूरा ऐसा माहौल बना देती है ना कि कहाँ से बहेगी किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से लोगों के जीवन जो है वो थोड़े से उतल पुतल करके रखी रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है, नदी इस तरीके से बह करके आ रही है, वो छोटी छोटी वितरिकाओं में इस तरीके से बदल जाएगी, ठीक है। और अपने साथ जो वो गाद सिल्ट लेकर के आ रही थी वो निक्षेपित करेगी। तो इस कंडीशन में वो त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण कर देती है, ठीक है। जहाँ पर वो समुद्रों में मिलेगी उसके पहले वो एक त्रिभुजाकार, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करेगी जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा जो होता है वो बहुत दलदली होता है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाते हैं उसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सुंदरी नामक जो वृक्ष है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो भूमि होती है वो पूरी तरीके से कैसी होती है, दलदली होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और यह दुनिया का सबसे बड़ा, सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो रहा है, और भी तेज़ी से वो ग्रो अप कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नदी का पानी लगातार वहाँ पर गिर रहा है, इसीलिए। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को और हम देखेंगे गंगा के बारे में, और फिर आपका हो जाएगा क्लास ख़त्म गंगा से रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है कि जो गंगा है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चूँकि सबसे ज़्यादा जो ये बहती है ना, सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी है वो यूपी में है। क्योंकि यूपी में, ये पूरे यूपी में लगभग आप देखेंगे ना तो ये यूपी को दो भागों में लगभग बांट देती है, उत्तरी यूपी और दक्षिणी यूपी में,
ठीक है। अच्छा, आगे लिखा गया है अंबाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में है। मैम अंबाला क्या है? तो आप जब हिमाचल प्रदेश को आप देखोगे, ये वाला जगह पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर अंबाला एक जिला पड़ेगा आपका, लेकिन वो जिला से कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ की जो भूमि है ये थोड़ी उच्च है, उच्च भूमि है, ऊंची भूमि है। तो हमने ये भी जाना है कि ऊंची भूमि जो नदियाँ होती हैं उनको बांट देती हैं। तो ये भूमि थोड़ी ऊंची है, जिसकी वजह से सिंधु नदी दूसरे साइड से और गंगा नदी दूसरे साइड से बह करके आ जाती है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक का काम करता है। तो जो अंबाला का क्षेत्र है वो गंगा और सिंधु के बीच में जल विभाजक का काम करता है। अगर आप इसे देखोगे ना, इस इमेज को, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि अभी तो ये नदी यहाँ से जा रही थी, क्यों ये नदी अचानक में यहाँ से टर्न हो गई। इसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो भूमि है वो क्या है, ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा गया है, अंबाला से सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढलान में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर की है। मतलब ढलान बहुत तेज नहीं है, 300 मीटर की ही ढलान है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें ना, तो हर 6 किलोमीटर पर सिर्फ 1 मीटर का ही गिरावट है। यानी कि 6 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि 1 किलोमीटर या थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि आप थोड़ा डाउन हो गए हो, ठीक है। इस तरीके का आप फील करोगे, ठीक। इसीलिए नदी बड़े विसर्प विकसित करती है। जब नदियाँ मैदानी भागों में आती हैं, हमने पढ़ा था कि मिडिल एरिया में क्या होता है, वो विसर्प का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या करती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं, ठीक है, विसर्प का निर्माण करती हैं। और ये मैप शायद आपको समझ में आया होगा, अंबाला वाला क्षेत्र यहाँ पर स्थित है और ये गंगा को और सिंधु को बांट देती हैं। यहाँ से नदी जब चलती है गंगा, तो वो बहुत बड़े बड़े इस तरीके का विसर्प बनाते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि हम देखते हैं ढलान धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। ये गंगा का पूरा एक आप मैप देख सकते हो। गंगा जो है ये गंगोत्री यहाँ से निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो भागीरथी है, भागीरथी नाम से जान रहे हैं इसे हम। और फिर यहाँ पर देवप्रयाग बन मिल रहा है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग हो रहा है, ठीक है। आगे ये नदी बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, इस नदी में यानी कि गंगा नदी में, अच्छा गंगा नदी ये वाला है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये जो सबसे ज़्यादा मोटी वितरिका आ रही है ना, ये गंगा नदी है। देवप्रयाग ये वाला जगह है, देवप्रयाग ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी आ रही है, ये साइड से यमुना नदी आ रही है, यहाँ पे गंगोत्री नहीं, यहाँ पर यमुनोत्री लिखा होना चाहिए था, गंगोत्री यहाँ लिखा होना चाहिए था, यमुनोत्री। यमुना नदी निकल कर के आ रही है। यमुना नदी में पहले चंबल, सिंध, अच्छा सिंध और सिंधु दो नदी हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये नदियाँ आकर के इस तरीके से आप अगर देखो तो ये गंगा में ही मिलेंगी। लेकिन ये इतनी नदियाँ यानी कि केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ये पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना जा कर के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और सोन और टोंस जो हैं ये डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। और अगर हम देखें तो हिमालय से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ आकर के गंगा में मिल रही हैं, ठीक है। आगे फरक्का बैराज पे ये दो भागों में विभाजित हो रही है। हुगली ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं इस तरीके से फैल रही है। और फिर ये मुख्य धारा भागीरथी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, ये बांग्लादेश का ये एरिया है, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्षेत्र, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर रही है, जो ब्राउन वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2-3 बार इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो ये आपको एक बार में देखने पे समझ नहीं आएगा। 2-3 बार पढ़ोगे, एक मैप बना लो इसका इस तरह से शॉर्ट में, और जहाँ आप लोग सोते हो वहीं लगा लो। 2-3 बार देखोगे, कभी भी ध्यान जाएगा तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो शायद सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम अगर हम MCQ करेंगे तो हम बेहतर इन चीज़ों को जान पाएंगे। तो इसके बाद जो बचा है वो क्या है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
तो इसकी अगली क्लास कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को।